नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको बताई जा रही है। आज हम बात करेंगे वनों के बारे में। तो आप हेडिंग बना लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, कुछ इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। प्लीज़ इनको बार बार पढ़ते रहिए या वीडियो के माध्यम से लगातार सुनते रहिए ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है ये? देखिए, इसमें लिखना शुरू कीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अब ये भारत में कितने प्रकार की है, कौन कौन सी पाई जाती है? तो पहले लिखिएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। सबसे पहले इनके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिए कि ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान लगभग 24 डिग्री एवं उच्च तापमान पाया जाता है। वृक्षों की पतझड़ का कोई समय निश्चित नहीं होता अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तटों तक सीमित है। इन वनों में व्यापारिक महत्व के वृक्ष एबोनी, जिसे आबूनस भी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, सिंकोना, रबड़ इत्यादि महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपको सदाबहार वन के बारे में इतना याद रखना है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरे कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती वन। इनके बारे में क्या याद रखना है? पहली चीज कि यह वन भारत के, लिख लीजिए, यह वन भारत के सबसे बड़े भाग में फैले हुए हैं, सबसे बड़े भाग में फैले हुए हैं, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में, इन वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन कहते हैं। इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन कहते हैं। ये वन हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। इन वनों में प्रमुख है सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम अर्जुन तथा शहतूत। ठीक है, यहां तक हुआ आपका। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के विषय में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इनके बारे में क्या जानना है आपको कि ये घास के मैदान, लिख लीजिए, ये घास के मैदान 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले शुष्क मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। ठीक। अब इसके बाद जो आगे बात करेंगे वो करेंगे शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति के विषय में। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। तो इसके विषय में याद रखिए कि जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, लिख लीजिए, जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन भागों के वन छोटे छोटे वृक्षों की कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। भारत में ये वन गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं।
अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? अकासिया, अकासिया पहला महत्वपूर्ण। दूसरा यूफोरबिया, यूफोरबिया। नागफनी या कैक्टस, नागफनी या कैक्टस। खजूर या पाम, खजूर या पाम। खेजड़ा, खेजड़ा। तो ये क्या है? ये इसके महत्वपूर्ण वृक्ष है इन वनों में पाई जाने वाले के। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टाई वनों के विषय में। डेल्टाई वन, डेल्टाई वन, इन वनों को याद रखिए मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इन वनों को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार तथा भाटे आते हैं, वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। देख लीजिए, घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी, गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए यह कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। हाँ जी, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इन वनों में महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? ताड़, नारियल। देखिए, ताड़, नारियल, कैसूरीना, हाँ जी, ताड़, नारियल, कैसूरीना, क्योड़ा, एंगोरा, क्योड़ा। तो ये इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक चीज याद रखनी है आपको कि ऊंचाई 1500 मीटर तक की ऊंचाई पे सदाबहार एवं पतझड़ के वन पाए जाते हैं। लिखना चाहो लिख लो। 1500 मीटर तक ऊंचाई पर सदाबहार एवं पतझड़ वन पाए जाते हैं। 1500 से 250 मीटर ऊंचाई पे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, जैसे बर्च, मैपल, ओक, देवदार, ये सब आते हैं इसमें। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर कौड़धारी वन पाए जाते हैं और 450 से 4800 पे टुंड्रा या अल्पाइन वन और 4800 मीटर से ऊपर सदा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, जिसे याद रह पाए वो रख ले, ना रख पाए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस चीज को। ठीक है, तो यहां तक आप आए। अब आगे इसी में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है मिट्टियों के विषय में। भारत में मिट्टियां कौन कौन सी किस प्रकार की पाई जाती हैं। तो हेडिंग बनाइए, भारत की मिट्टियां। भारत की मिट्टियां।
इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको दी जा रही है इस पोर्शन में। बाकी आपको ज़्यादातर चीज़ें दी जा चुकी हैं, कुछ चीज़ें ही बच रही हैं। इनके विषय में सोचा जा रहा है कि वो भी आपको कंप्लीट करा दी जाए। एग्ज़ाम्स निकट आ रहे हैं, प्लीज़ प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए अपनी। तो मिट्टियों के विषय में आज चर्चा करते हैं। तो याद रखिए, पहली महत्वपूर्ण चीज़ कि हमारे देश की संपूर्ण कृषि का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? मिट्टियों पर। यह भारतीय किसान की बहुमूल्य संपदा है। लिखना चाहिए, मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी, PEDOLOGY, पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको? सबसे पहले मिट्टियों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले मिट्टी होती क्या है? मृदा जनन, पैडोजेनेसिस लिखो, मृदा जनन, मृदा जनन, मृदा जनन, पैडोजेनेसिस। ये क्या होती है? यह एक जटिल तथा निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मिट्टी का वर्गीकरण लिख लीजिए। मृदा का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, मिट्टी के वर्गीकरण हेडिंग बना लीजिए छोटा सा, उसमें लिखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है। देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है, जिसमें सबसे पहली है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको कि यह मिट्टी ज्यादातर कहाँ मिलती है? यह मिट्टी विशाल मैदानों, लिख लीजिए, यह मिट्टी विशाल मैदानों, नर्मदा ताप्ती महानदी, नर्मदा ताप्ती महानदी, गोदावरी कृष्णा कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। बाढ़ के मैदान की कांप या मिट्टी को, यहाँ बार बार बाढ़ आती रहती है, बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है। स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है। एवं पुरानी कांप, जो पुरानी मिट्टी होती है, कांप मिट्टी, एवं पुरानी कांप कांप जो अपरदन से अप्रवाहित रहती है, जो अपरदन से अप्रवाहित रहती है, बांगर कहलाती है। नई कांप को खादर, पुरानी कांप को बांगर, जो आपको याद रखना है, मेन बांगर कहलाती है। ठीक है, इसमें पोटाश तथा कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें पोटाश तथा कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस, तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। देखते हो ना, ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है इकट्ठा, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, यह मिट्टी धान, गेहूं, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि की खेती के लिए उत्तम है। आदि की खेती के लिए उत्तम है। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी, इसमें क्या याद रखना है कि इस मिट्टी का विकास, लिख लो, इस मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र,
गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। तमिलनाडु में दक्कन वाला जो लावा है, दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। इन्हें स्थानीय रूप से रेगुर, इन्हें स्थानीय रूप से रेगुर या काली कपास की मिट्टी या काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय रूप से इन्हें उष्ण कटिबंधीय चरणोजम, उष्ण कटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है, चरणोजम कहा जाता है। ठीक है ना। ये मिट्टियां लौह तत्व, कैल्शियम, पोटाश, ये मिट्टियां लौह तत्व, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती हैं, किंतु इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ वही ह्यूमस, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो गीली होने पर चिपचिपी एवं सूखने पर इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। जो गीली होने पर चिपचिपी एवं सूखने पर इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें उर्वरता अधिक होती है। इसमें उर्वरता अधिक होती है। यह मिट्टी कपास, तूर, तंबाकू, मोटे अनाज, अलसी आदि की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। इसके बाद बात करते हैं लाल मिट्टी या रेड सॉइल की। किसकी? लाल मिट्टी। इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पूरे क्षेत्र आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक आइडिया आपको रहेगा कि किस किस एरिया में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है। ये ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बनती है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में लौह तत्व एल्यूमिनियम अधिक होता है। किंतु जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह बाजरे जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक। इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको याद ही करना पड़ेगा। जितना याद आपको रह पाए, आप केवल इतना कर सकते हैं कि बार बार इन्हें पढ़िए और सुनिए। बाकी उससे ज्यादा आपको घुसने की इसमें जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन देखकर वहां पर ये आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएंगे, अगर आपने बार बार इन्हें पढ़ा और सुना है। ठीक है।
आगे बात करते हैं लैटराइट मिट्टी की। लैटराइट सॉइल, लैटराइट मिट्टी। इसमें क्या जानना है कि भारत में यह मिट्टी, मेघालय पठार लिख लीजिए, भारत में यह मिट्टी मेघालय पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका स्वरूप ईंट, ईंट होती है ना मकान में लगाते हैं, तो इनका स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर यह कोमल, इनका स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर यह कोमल तथा सूखने पर कठोर हो जाती है। ये मिट्टियां लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं। ये मिट्टियां लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं, किंतु इनमें नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है। इनकी उर्वरता कम होती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इनमें काजू आदि फसलें उगाई जा सकती है। आगे बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी। इसमें क्या जानना है, यह मुख्यतः हिमालय पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। इनमें जीवांश की अधिकता एवं पोटाश, फास्फोरस एवं चूना की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी चाय, कॉफी या कहवा, मसाला तथा फल आदि के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डेजर्ट सॉइल या मरुस्थलीय मिट्टी की। मरुस्थलीय मिट्टी ये रेगिस्तानों में मिलती है, नाम से पता चल रहा है। तो देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में है। ये बजरी युक्त मिट्टी है, जिनमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग मात्रा भिन्न मात्रा पाई जाती है। इनमें केवल बाजरा, ज्वार तथा मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। अगली मिट्टी पीट एवं दलदली मिट्टी। इसमें क्या है कि यह मृदा वर्षा ऋतु में, देख लो, यह मृदा वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियां काली, भारी एवं अत्यधिक अम्लीय होती हैं तथा धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये मिट्टी केरल में मिलती है। कहाँ मिलती है? केरल में। ठीक है, इसके बाद
पढ़नी है आपको एल्काइन सॉइल या सैलाइन एंड एल्काइन सॉइल, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। सैलाइन एंड अल्काइन सॉइल, ये देखो ये मिट्टियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती है। इसके अन्य नाम क्या है? रेह। इसके अन्य नाम रेह, कल्लर, ऊसर, क्या क्या? रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, राथड़, थूर, रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर। एक नाम और है इसका चोपन, चोपन। तो ये इस मिट्टी के क्या है? अन्य नाम है। इसमें चावल, गेहूं, ये लिख लो, फिर आगे देखो, इनमें चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो मिट्टियों के बारे में जो मेन चीजें डालनी है वो आपको यहाँ तक कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो कुछ और छोटे छोटे पार्ट्स रहे हैं वो आपका कवर करेंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।